भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में एक आदेश दिया है सभी केंद्रीय संस्थानों को और सभी विभागों को कि अपने यहाँ एक वैधानिक चेतावनी लिखेंगे और उस चेतावनी में लिखा होगा कि समोसा, जलेबी, बड़ा पाव, खस्ता कचौरी, गुलाब जामुन, मिठाइयाँ ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक वैसे ही जैसे कि सिगरेट और तंबाकू के लिए एक चेतावनी लिखी जाती है। अब ये सरकार नागपुर से शुरू करेगी और ये पूरे देश में एक रूल बनेगा। जितने भी गली नुक्कड़ हमारे गली मोहल्ले में जितने भी इस तरीके की दुकानें होती हैं उनको अपने साइन बोर्ड्स पे ये लिखना पड़ेगा कि इसमें ये वैधानिक चेतावनी है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। और साथ ही नोटिस चस्पा करना पड़ेगा कि इसमें कितना इंग्रेडिएंट्स कैसे यूज किया गया है, इसमें चीनी कितना है, कौन सा तेल है, कितने बार यूज किया गया है। सरकार को इस बात की बड़ी भयानक सी चिंता हो रखी है कि 2050 तक भारत में 45 करोड़ लोग मोटे हो जाएंगे और हम दुनिया के दूसरे मोटापे वाले देश हो जाएंगे। अब सरकार बहुत चिंतित है भयंकर तरीके से। सरकार इस बात के लिए भी चिंतित है कि भारत में जिस तरीके से डायबिटीज, हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ती जा रही है, तो उसका मुख्य कारण सरकार मानती है कि यही है जो हम स्ट्रीट फूड खाते हैं, सैकड़ों वर्षों से खा रहे हैं। तो ये सब समस्याएं उसी की वजह से हुई हैं। जो स्वास्थ्य संकट आया है भारत के सामने, यही समोसा जलेबी की वजह से आया है। सरकार को इतनी चिंता हो गई कि सरकार ने सारा अपना काम धाम छोड़ के और अन्य समस्याओं को छोड़ के ये तय कर लिया कि अब जो है इसको बंद करवा के ही रहेंगे और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की जागरूकता होगी और ये राष्ट्र के सामने सबसे बड़ा संकट उभर के आ गया है। अब सरकार ये कह रही है कि ये चीजें नुकसान करती हैं और इस कदर नुकसान करती हैं कि आम जनता अगर ये जान जाएगी कि इसमें कितना चीनी यूज किया गया है, कितनी बार तेल यूज किया गया है, तो आम जनता क्या करेगी, इसका यूज करना कम कर देगी या बंद कर देगी और इससे उसकी स्वास्थ्य की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अब सरकार ये कह रही है, इसका मतलब तो यही हुआ कि सरकार ये कह रही है कि जो हम जंक फूड खा रहे हैं जैसे कि पिज्जा, बर्गर और मैगी, नूडल्स, ये सब जितने भी चिप्स हैं पैकेज या जो भी पैकेज फूड है, उससे ज्यादा खतरनाक ये मिठाइयाँ, जलेबी और समोसा है। और सरकार ये भी मान रही है कि यही इस समय सबसे बड़ी समस्या है। हमारे देश में हेल्थ सर्विसेज मिल नहीं पा रही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हर साल महंगे होते चले जा रहे हैं, शिक्षा हर साल महंगी होती चली जा रही है। एवरेज भारत में महंगाई अगर 7% बढ़ रही है औसत दर से, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 14% की ग्रोथ हो रही है। हॉस्पिटल इलाज महंगे कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस नहीं दे रही हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में वो कोई ना कोई बहाना बना के आपके इंश्योरेंस को कट करने की कोशिश करेंगी। जो हॉस्पिटल होंगे अधिक से अधिक बिल बना रहे हैं और उसके बावजूद भी खाली 12% लोग ही इंश्योरेंस लिए हैं। आयुष्मान कार्ड के ऊपर हॉस्पिटल एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं या कोई बहाना बना देते हैं और सबको आयुष्मान कार्ड मिलेगा भी नहीं। तो मोस्टली लोग भारत में गरीब होने का कारण है, हर साल मतलब ये मान के चलिए कि 10 करोड़ लोग गरीब हो जाते हैं खाली बीमारी की वजह से। उनका घर, मकान, दुकान, जेवर सब बिक जाता है। तो सरकार इन मुद्दों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। उसके लिए जलेबी, समोसा ये बहुत बड़ा संकट है। और बात तो सही है क्योंकि जलेबी, समोसा आम लोग खाते हैं और ये जो मोटापे वाला संकट है वो मध्यम वर्गीय अमीरों का संकट है। कभी किसी गरीब को देखा है कि बहुत मोटापे से मरा जा रहा है? तो मध्यम वर्गीय समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई है और जो बहुसंख्यक आबादी की समस्या है उसके ऊपर कम ध्यान है। हमारे पास हेल्थ सेक्टर की महंगाई है और आम लोगों को इलाज उपलब्ध नहीं है और गरीबी से अगर सरकार 10 करोड़ लोगों को बाहर निकालती है योजनाओं से, तो 10 करोड़ लोग वापस से उसमें एंट्री ले लेते हैं। तो हम एक कदम चल के एक कदम पीछे आ जाते हैं, इसलिए हम वहीं के वहीं खड़े हैं। दूसरी ओर शिक्षा का स्तर देखिए, स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में फीस महंगी हो रही है। वो प्राइवेट स्कूलों में सब कुछ देते हैं, ड्रेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्टाइल, सारा कुछ देंगे। पढ़ाई छोड़ के वो पढ़ाई आप ट्यूशन से कर लीजिए। तभी तो ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस क्यों बढ़ रहे हैं, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों बढ़ रहे हैं? आप पूरी दुनिया में देखिए, अमेरिका, जर्मनी, इटली, चीन, जापान, कोरिया, कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको दिखती है।
भारत में ही कोचिंग को चलाने वाले मसीहा क्यों बने हुए हैं? भारत में ही कोचिंग इंडस्ट्री क्यों फल फूल रही है? क्योंकि हमारी शैक्षिक तंत्र पूरी तरीके से ध्वस्त है। तो स्कूलों की हालत खराब, यूनिवर्सिटीज की हालत खराब। देश में आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी क्या हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एम्स नहीं बना सकते थे? क्या हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जेएनयू नहीं बना सकते थे? कौन सा इतना मुश्किल काम था? जब हम राफेल खरीद सकते हैं, जब हम बोफोर्स खरीद सकते हैं, जब हम लाखों करोड़ रुपए डिफेंस की डील कर सकते हैं, तो इसमें कौन सा मुश्किल काम था? तो कर ही सकते थे, लेकिन करना नहीं है। नेताओं को यह करना नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको समोसे और जलेबी पे चर्चा करनी है, क्योंकि उनके लिए राष्ट्रीय समस्या यही है, उनके लिए राष्ट्रीय खतरा भी यही है, और बाकी अन्य खतरे उनके लिए बहुत छोटे हैं। आज आप देखिए शहरों की हालत और गांव की हालत। गांव में जो रहन सहन है कितना गिरा हुआ है। किसानों की स्थिति इतनी खराब है, कहा जा रहा था कि 2022 तक उनकी आय को दुगुना कर देंगे। उनकी हालत इतनी खराब है किसानों की कि 2022 तक दुगुना छोड़िए, जो था वो भी चला गया। किसान लोन नहीं चुका पा रहे हैं, उनको वसूली के लिए बैंक दबाव बनाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। अब तो अमेरिका से हम डील कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि उनके कृषि प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में एंट्री ले लें, फिर और किसानों के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। तो गांव के लोग गरीब होते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है नहीं, और जो शहरों के लोग हैं वहां झुग्गी झोपड़ियां बढ़ती जा रही हैं। शहरों में इतनी ज्यादा लोड है कि वहां भी बुनियादी सुविधाएं ध्वस्त हो रही हैं। लोग नरकीय जीवन जीने के लिए अभ्यस्त हैं। सीवेज की फैसिलिटी नहीं है। बरसात का दिन चल रहा है, देखिए बेंगलोर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, सब जितने बड़े बड़े सिटीज हैं जल भराव और जल जमाव से त्रस्त हैं। ट्रैफिक की समस्या आग उगल रही है। रोड एक्सीडेंट में हर साल 1.5 लाख के ऊपर लोग मारे जा रहे हैं, और यह संख्या बढ़ती जा रही है। और सरकार के विभाग जो सड़क की क्वालिटी चेक करने वाले हैं, जो डीएल चेक करने वाले हैं, आरटीओ ऑफिस के लोग खाली घूसखोरी में लगे हुए। पहले कहते थे कि रोड में गड्ढे हैं, आजकल गड्ढों में रोड होती है। तो सवाल यह है, रोज अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। उनको एक साइड से विजिलेंस पकड़ रही है, और फिर विजिलेंस के अधिकारियों को दूसरा विजिलेंस वाला पकड़ रहा है। जो जांच करने वाला है वही पकड़ा जा रहा है। ईडी के अधिकारी भी पकड़े जा रहे हैं फ्रॉड में और वसूली में। भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय संकट बन गया है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, कोई भी व्यवस्था जो आम जीवन के लिए, भारत को एक अच्छी स्थिति में लाने के लिए जरूरी है, वो हमारे लिए राष्ट्रीय खतरा नहीं है। लेकिन जलेबी और समोसा, ब्रेड पकौड़ा, यही सब समस्या हमारे लिए राष्ट्रीय समस्या हो गई है। इसी को कहते हैं बनाना रिपब्लिक, इसी को कहते हैं कचौड़ी लोकतंत्र, इसी को कहते हैं समोसा लोकतंत्र, इसको कहते हैं जलेबी लोकतंत्र, गुलाब जामुन लोकतंत्र, मिठाई लोकतंत्र। अगर इस लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ी जाए तो क्यों मैं ये शब्दावलियों का प्रयोग कर रहा हूं? क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जिसमें जनता जो चाहेगी वो होगा। लेकिन ये एक इल्यूजन है, भ्रम है। जनता को खाली ये कह दिया जाता है 5 साल में चुनाव आएगा, वोट दे देना, और उसके बाद नेताजी कभी दिखते ही नहीं। और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। बार बार उन्हीं, एक साइड डायनासोर है, एक साइड टाइगर है, तो हम किसके निवाले बनने से बचे? सारी पार्टियां, सारे दल वैसी हैं। तो समस्या यह है कि अगर हम एक को ना चुन के दूसरे को भी चुने तो दूसरा भी वही आके करेगा। अब अगर आप कह रहे हैं कि समोसे जलेबी के ऊपर ये लिखा जाए तो लाखों लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे और लाखों लोगों के मुंह से निवाला छिनेगा। तो आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और क्या सरकार इस बात की गारंटी लेगी कि कल की डेट में अडानी, अंबानी इसी को पैकेट में देना ना शुरू कर दें और लिख देंगे कि इसमें ये मटेरियल है, 10 रुपए का सामान 50 रुपए का हो जाएगा, फिर उस पर आप जीएसटी ठोक देंगे, जैसे आज बड़े बड़े रेस्टोरेंट में लिया जाता है। तो आम जनता जाएगी कहां? कर तो अमेरिका जैसे लिए जाते हैं, फैसिलिटी सोमालिया जैसी दी जाती है, कर तो इतने ज्यादा है। तो भारत में जो चीज चाहिए वो तो नहीं मिल रही है। और नेताजी साठगांठ कर रखे हैं पहले से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ, व कॉरपोरेट के साथ। उनके टैक्सेस, कॉरपोरेट के जो सबसे पैसे वाले हैं, उनके टैक्सेस घटते जा रहे हैं और आम लोग के टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने ये सोच के और ये बोल के
कॉरपोरेट टैक्सेस को कम किया, उनके लोन की माफी की कि वो लोग वो बचा हुआ पैसा निवेश करेंगे और उससे रोजगार सृजन होगा, क्षेत्र विकास होगा। हो गया रोजगार सृजन। अब तो कह रहे हैं कि अब आर्थिक मंदी आने वाली है इसलिए हम खर्चा ही नहीं करेंगे। इंश्योरेंस कंपनियों में अभी 2-4 दिन पहले की न्यूज है कि सरकार ने कहा था कि हॉस्पिटल क्योंकि ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां ये कह रही हैं कि इसलिए हमारा प्रीमियम हर साल 10-15% बढ़ जा रहा है क्योंकि हॉस्पिटल अधिक चार्ज कर रहे हैं। तो अगर वो चार्ज करना कम कर देंगे तो हमारी प्रीमियम घट जाएगी। इस बात की क्या गारंटी लेगी सरकार? क्या वो इंश्योरेंस कंपनियां लेंगी? सरकार अगर हॉस्पिटल जो अधिक अनाप शनाप बिल ले रहे हैं अगर उनको कम भी करवा दे तो भी इंश्योरेंस कंपनियां वृद्धि उतनी ही जारी रखेंगे, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यह भी एक देश का सबसे बड़ा इंश्योरेंस स्कैम है। मोटर इंश्योरेंस में देखिए 100% जो है आपको इंश्योरेंस लेना जरूरी है और 100% लोगों के पास चाहे बाइक हो चाहे कार हो वो इंश्योरेंस ले रखा है। लेकिन इंश्योरेंस लेते समय कोई भी कंपनी आपको कहती है कि आपको वीडियोग्राफी करनी है, एक्सीडेंट होने के बाद घटना स्थल की फोटो खींचना है, हर हफ्ते फोटो खींच के रखना है जिससे कि वो देख सके, मांगने पे दिया जाए। लेकिन जब घटना घट जाती है तो कहते हैं मल्टीपल क्लेम नहीं देंगे, एक साथ कई जगह लगाइए नहीं देंगे, इसका गवाह लाओ, FIR लाओ, वीडियो लाओ, फोटो लाओ। मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो पहले वो अपनी जान की चिंता ना करे, वो पहले फोटो खींचे, वीडियो बनाए। 100% लोगों के पास मोटर इंश्योरेंस है तो ये सबसे बड़ा इंश्योरेंस फ्रॉड है। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं। मैं हेल्थ इंश्योरेंस भी मैंने लिया हाल फिलहाल में और अभी मैंने HDFC एर्गो का कार इंश्योरेंस भी लिया। एक छोटे से डैमेज के लिए वो कहते हैं कि आपने वीडियो बनाई कि नहीं, आपने फोटो खींचा कि नहीं, और फिर वो कहते हैं कि हम क्लेम क्यों पास करें, जो करना है कर लो। क्योंकि उनको पता है कि सरकार निकम्मी है, सरकार भ्रष्टाचारी है, सरकार इन इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मिली हुई है और इसलिए उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसके ऊपर सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन समोसा, जलेबी, चटनी, ब्रेड पकौड़ा, इसके ऊपर बहुत चिंता हो रखी है। हमारी मोटापे की बहुत चिंता हो रखी है। हमारे यहाँ तो गांव में कहा जाता है कि मोटे हो गए, इसका मतलब खाते पीते घर के हो। तो सरकार इतना क्यों चिंतित है? क्योंकि इनको वो पैकेज्ड बनाना चाहती है। यही समोसा, यही गोलगप्पा जब पैकेट में आएगा और इसके ऊपर GST लगेगी, इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी तो सरकार के लिए ये नुकसानदायक नहीं रह जाएगा। जैसे पिज्जा है, बर्गर है, नूडल्स है, इसकी तो चिंता ही नहीं है। उसको क्यों नहीं लिखवा देते हर ऑफिस में, हर विभाग में कि पिज्जा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बर्गर खाना मैकडोनाल्ड का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पेप्सी, कोको कोला पीने से जान चली जाएगी, क्यों नहीं लिखवा देते? तो तुम वो जो रोजगार का, एक बार तो प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि पकौड़ा बेचना एक स्वरोजगार है, तो आप तो अपने ही रोजगार के ऊपर हथियार चला रहे हैं। तो यही सरकारों का मूल स्वभाव है कि जो ओरिजिनल डिमांड है, जिस चीज की जो जनता मांग रही है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। बाकी फालतू जितना डिस्कशन करा लो उल्टा सीधा अपने फायदे के लिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं इस पे। एक क्षेत्र है जो बड़ा पिछड़ा हुआ है और सुनना बड़ा मजेदार है, अंत तक सुनना, बहुत मजेदार कहानी है कि एक पिछड़ा क्षेत्र है और उस क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं। नेताजी से मांगते कुछ लोग हैं, भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, जैसे पूरा भारत है, लोग भूखों मर रहे हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो वहां के नेताजी से जब जनता डिमांड करती है तो नेताजी अनाप शनाप बोल के निकल जाते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लो, अभी यूपी के ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, जो IAS अधिकारी के रूप में 30 साल तक रह चुके हैं, 20 साल तो मोदी जी के साथ थे वो। और उनसे जब किसी ने पूछा कि बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, बिजली ठीक से नहीं आ पा रही है, बिजली से संबंधित सवाल पूछे, तो उन्होंने अचानक से 10-20 सेकंड बाद बोल दिया जय श्री राम, और भीड़ नारे लगाने लगी और बिजली वाले सवाल गायब हो गए। तो एक IAS अधिकारी जो बड़े पद पे रहा है उसको भी भगवान ही बचा रहे हैं जनता के सवाल से। यही डायवर्जन है नेताओं का। वो हमको धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे बरगला देते हैं और हम मूल सवाल भूल जाते हैं। 2-4 उन्हीं के लोग होते हैं, नारे लगाने शुरू कर देते हैं और डाइवर्ट हो जाता है मेन इश्यू। ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक माननीय सांसद थे जिनसे एक महिला ने, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, उन्होंने ये कहा कि हम प्रेग्नेंट हैं और हमारे एरिया में सड़क नहीं आई है। तो सांसद महोदय ने कहा कि ऐसा है कि अपना डिलीवरी डेट बता दो और हम तुमको उठवा के पहुंचवा देंगे हॉस्पिटल तक। ये लैंग्वेज था माननीय सांसद जी का। तो ऐसे ही है नेता, जो उनसे आप डिमांड करेंगे वो आपको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा और अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए चीजें दी जाएंगी।
और फिर जब आप उनसे सवाल करेंगे तो आपको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बरगला दिया जाएगा। तो ऐसे ही उस आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारे नेता थे, तो लोगों ने तय किया कि अपने लोग को चुन के भेजते हैं। एक आदिवासी व्यक्ति निकलता है, कहता है मैं नेता बनूंगा, मैं इस क्षेत्र का नेता बनूंगा, मैं सारे दुख हर लूंगा, मैं दुखारन हूं, मुझे नेता बनना है, मुझे सांसद बनना है। उसको लोग भारी बहुमत से जितवा के पहुंचवा देते हैं। वो केले का पत्ता पहन के वो पहुंच जाता है उधर, जो आदिवासी परंपरागत जो ड्रेस है वो पहन के पहुंच जाता है दिल्ली। लोग कहते हैं कि अरे पागल, तुमको नेता बनने तो आता ही नहीं, तुम नेता बनो, तुम नेता बनो, तुम सीखो सांसद कैसे बना जाता है। और 1 साल तक यही सीखता है कि कैसे सांसद चलता है, उठता है, बैठता है, कैसे कपड़े पहनता है, बूट सूट कैसे पहनता है, सिक्योरिटी कैसे लेता है, आवाज कैसे लेता है, ताम झाम कैसे करता है। वो 1 साल तक यही सीखता है। फिर जब वो 1 साल बाद क्षेत्र में जाता है तो उसको हेलीकॉप्टर की जरूरत लगती है, किसी उद्योगपति से साठगांठ कर लेता है। बाद में उद्योगपति को फायदा देगा जब इस स्थिति में होगा। और वो हेलीकॉप्टर से अपने क्षेत्र में उतरता है, लोग नारे लगाना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि अब उनकी समस्याओं का समाधान होके रहेगा। और मजे की बात देखिए कि नेताजी तो साल भर कुछ काम ही नहीं किए हैं। नेताजी कहते हैं घबराइए मत, हम आपको हर वो सुविधा देंगे, मैंने दिन रात काम किया है, ये जो सारी सुख सुविधा है ये तो मैंने आपके नाम पे की है। जैसे कि भरत जी ने राम जी के नाम पे चरण पादुका रख के शासन किया था, ये मैंने अपना रुतबा बढ़ाने के लिए किया है। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं चौकीदार हूं, मैं समाज सेवक हूं, मैं जनता का सेवक हूं, मैं झोला उठा के जब बोलोगे चल दूंगा। ऐसी ऐसी बातें और जुमले बोले जाते हैं। नेताजी की पॉपुलैरिटी देख के निर्दलीय उम्मीदवार हैं, सत्तारूढ़ दल को पता लगता है तो उनको तुरंत मंत्री बना देते हैं और अपने दल में लेके आते हैं। अब नेताजी 1 साल और 1-1.5 साल सीखेंगे मंत्री होना, उनको शिपिंग मिनिस्टर बना दिया जाता है, जहाज रानी मंत्रालय। 1-1.5 साल तक अब पता ही नहीं है, 2-3 साल निकल जाते हैं, क्षेत्र में जनता के बीच आते ही नहीं है नेताजी। जनता सोच रही है कि नेताजी दिनों रात काम कर रहे हैं, नेताजी तो पहले सांसद बनना सीख रहे थे, अब मंत्री बनना सीख रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। तो नेताजी जब वापस आते हैं, उनको सूचना लगती है कि जनता गुस्से में है, तो नेताजी 3 साल बाद वापस आते हैं। और अब इस बीच में 3 साल निकल गए हैं, 1 साल बाद आए थे और फिर 2 साल बाद आते हैं। नेताजी आते हैं, कहते हैं कि देखो भाई, मैं मंत्री बन गया हूं, ये आप ही लोगों की बदौलत है, यही आपकी ताकत है। अब मैं इस गांव को एक शिप दूंगा, एक जहाज दूंगा, क्योंकि मैं जहाज रानी मंत्री हूं। लोग कहते हैं कि जी इस क्षेत्र में पानी की एक बूंद नहीं है पीने लायक, और आप जहाज देके क्या करेंगे। वो कहते हैं 2047 तक इस क्षेत्र में पानी भी आएगा, रोड भी आएगी, बिजली भी आएगा, सड़क भी आएगा, होटल भी आएगा, टूरिज्म भी आएगा, स्कूल भी आएगा, हॉस्पिटल भी आएगा, रोजगार भी आएगा। ये क्षेत्र समृद्ध हो जाएगा, जापान बन जाएगा, कोरिया बन जाएगा, स्विट्जरलैंड बन जाएगा। जनता को समझ में नहीं आता कि ये देश कैसे हैं, कभी देखा हो तब तो, लेकिन जनता मान लेती है। अब उधर से जैसे तैसे करके वो जहाज गांव में क्षेत्र में उतरवा देते हैं। 3 साल बीत चुके हैं, 1 साल लोग जो है 1-1.5 साल खूब उस जहाज के इर्द गिर्द मंडराते हैं, लोग देखने आते हैं, भीड़ जुटती है, बच्चे सीटी बजाते हैं। धीरे धीरे जहाज टूटने लगता है, रख रखाव कुछ है नहीं, कोई बंदरगाह तो है नहीं, पोर्ट है नहीं कि वहां कोई बिजनेस होगा। अब जो चुनाव के समय की शुरुआत होती है, जब 6 महीने बच गए हैं चुनाव में, तो कोई आके कहता है कि अरे नेताजी चुनाव हार जाओगे तो ये सारा ऐशो आराम, ये सारा चमक दमक खत्म हो जाएगा। नेताजी को डर लग जाता है। नेताजी तुरंत से अपना सारा कुछ त्याग के और वापस उसी केले के पत्ते में कपड़ा पहने हुए वापस आ जाते हैं। और गांव के लोगों को कहते हैं देखो भाई, हमारी 4.5 साल तक बात सुनी नहीं गई और हमने तो आपको जहाज ला के दे दिया था, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गई। अब की जितवा के भेजो, अब की मैं किसी भी तरीके से इस क्षेत्र का उद्धार करूंगा। जनता उनकी बातों में फिर से फंस जाती है, क्योंकि वो तो सोचती है कि सब हमारे लिए छोड़ के चले आए, फिर से वही मैं चौकीदार हूं, मैं आपका सेवक हूं, झोला उठा के चल दूंगा, मैं सन्यासी हूं। और जनता फिर से प्रचंड बहुमत से जितवाती है, वापस से सत्तारूढ़ दल उनको मंत्री बनाता है। इस बार वो उड्डयन मंत्री बनते हैं, एविएशन मिनिस्टर। इस बार गांव में, क्षेत्र में एरोप्लेन लाके रख देते हैं और ऐसे ही क्षेत्र का विकास होता रहेगा। कभी जहाज, कभी एरोप्लेन, लेकिन कभी वहां पानी नहीं आएगा, कभी वहां सड़क नहीं बनेगी, कभी हॉस्पिटल नहीं बनेगा, कभी स्कूल नहीं बनेंगे, कभी रोजगार नहीं मिलेगा, कभी उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन धूर्त नेताओं को पता है कि अगर उस क्षेत्र का विकास हो गया तो इनके बरगलावे में फंसेगा कौन, इनके धर्म के बुलावे में कौन फंसेगा, इनके जाति के बुलावे में कौन फंसेगा।
इनके कार्यकर्ता कैसे तैयार होंगे जो 50 रुपए में पूरा दिन जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं, कैसे एक दूसरे से लोग लड़ेंगे और इनकी पॉलिटिक्स कैसे सधेगी। तो यही है भारत की राजनीति। यही तो लॉर्ड मैकॉले कहता था कि मैं एक ऐसा देश बनाना चाहता हूं भारत को जहां पे लोग रंग से, वेशभूषा से, शरीर से, रहन सहन से, पहनावे से, बोलचाल से भारतीय होंगे, लेकिन उनकी मानसिकता अंग्रेजों की होगी। और वही काले अंग्रेज आज व्यवस्था में बैठे हुए हैं जो जनता को कीड़े मकोड़े से अधिक कुछ नहीं समझते, और इसीलिए ऐसे तुगलकी फरमान आते रहते हैं। तो बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो कहानी है भारत के समोसा लोकतंत्र पे, जलेबी लोकतंत्र पे कितना कारगर ठहरती है? क्या ये जो तुगलकी फरमान रह रह के सरकारें जारी करती रहती हैं, क्या इससे जनता का कोई भला होने वाला है? या जो रियल इश्यूज हैं हमारे, जो हमारी जिंदगी को बदलने वाले हैं, उसके ऊपर अगर सरकारें काम करें तो कुछ बात बने, नहीं तो खाली सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, इस देश का कोई भला होने वाला नहीं है। कोई कहेगा 2047 तक विकास कर देंगे, कोई कहेगा 3047 तक कर देंगे, और जब 2047 में पहुंचेंगे तो कोई कहेगा कि 2247 में कर देंगे। ऐसा ही चलता रहेगा विकास, लेकिन होगा नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।